कम्युनिकेशन के नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर केएमयू की इंपॉर्टेंट स्लाइड, न्यू स्लाइड, और आज हमारा लेक्चर है माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड यूनिट कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज यहाँ से आ सकते हैं, कौन कौन से स्लाइड पर आपने ज़्यादातर तवज्जो देनी है। हमने पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर की दूसरे सब्जेक्ट पर भी वीडियो अपलोड की हुई है, इंपॉर्टेंट स्लाइड अपलोड की हुई है। अगर आप किसी भी नर्सिंग कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको एग्ज़ाम देने में कोई मुश्किल ना हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव से। आज के लेक्चर में हम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियल कंट्रोल। इसके अलावा हम कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी भी माइक्रोबियल कंट्रोल के हवाले से पढ़ने वाले हैं, और कुछ मेथड्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकती है। वो है फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड, जो बाद में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल एजेंट को भी पढ़ने वाले हैं, और हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है डिफरेंशिएशन बिटवीन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का, जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं उनसे। ओके जी। Introductions. Control of the microorganism is essential in order to prevent the transmission of disease and infections. माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना और किल करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये तो एक हमारे बॉडी में डिजीज़ और इन्फेक्शन को कस करते हैं, और दूसरा यही डिजीज़ और इन्फेक्शन एक बॉडी से दूसरी ह्यूमन बॉडी में भी ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा स्टॉप डिकम्पोजिशन एंड स्पॉलेज। बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुराक को डिकम्पोज भी करते हैं और स्पॉलेज वेस्ट और यानी कि ज़ाय भी करते हैं। इसके अलावा एंड प्रिवेंट अनवांटेड माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। अनवांटेड जो अनडिज़ायरेबल जो आलूदगी माइक्रोबियल की वजह से बढ़ सकती है, या जो खुराक को गंदा करने में जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो सकते हैं, तो उसको भी प्रिवेंट करना हम इसलिए कंट्रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस करते हैं या पढ़ते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कंट्रोल बाय मीन्स ऑफ फिजिकल एजेंट एंड केमिकल एजेंट्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म कंट्रोल कर सकते हैं किन दोनों की वजह से, फिजिकल एजेंट्स और केमिकल एजेंट्स से। फिजिकल एजेंट से क्या मुराद है? इंक्लूड सच मेथड ऑफ कंट्रोल एज हाई और लो टेम्परेचर। या हम बहुत लो टेम्परेचर देते हैं या बहुत हम हाई टेम्परेचर देते हैं, तो उसकी वजह से हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा डिसिसेक्शन का मतलब है हम किसी भी खुराक से जब वाटर को रिमूव करते हैं, तो फिर वो माइक्रोऑर्गेनिज्म उसमें रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। रेडिएशन की वजह से भी हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, और फिल्ट्रेशन की वजह से हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को फिल्ट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल बाय केमिकल एजेंट से क्या मतलब है? यानी केमिकल के ज़रिए से, फॉर एग्जांपल डिसइंफेक्टेंट स्प्रे के शक्ल में हम यूज़ करते हैं केमिकल्स को, तो फिर वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है। या एंटीसेप्टिक को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म कंट्रोल के लिए, या एंटीबायोटिक को भी हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म कंट्रोल करने के लिए। तो अभी हम फिजिकल और केमिकल एजेंट या फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं एक पिक्चर शेयर करने वाला हूँ जिसमें मैंने कम्प्लीटली डिवाइड किया है फिजिकल मेथड को, जो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जनरल टर्म जहाँ पर हम कुछ टर्म यूज़ करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म के चैप्टर में। फॉर एग्जांपल स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में कंप्लीटली ऑल लिविंग थिंग्स को, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ, फंगस हो, किल किया जाता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर नहीं रह सकता। A sterile object is one free of all life form। sterile object वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ फॉर्म्स नहीं रह सकता, इंक्लूडिंग जिसमें बैक्टीरियल स्पोर्स भी आते हैं। यानी कि बैक्टीरियल स्पोर, एंडोस्पोर्स वो एंडोस्पोर होते हैं जिनको किल करना, रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में इनको किल किया जाता है, एज वेल एज वायरसेस, और वायरस को भी। डिसइंफेक्शन क्या होता है? इज़ द एलिमिनेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस में सिर्फ एलिमिनेशन यानी कि रिमूव किया जाता है इस प्रोसेस में, बट नॉट नेसेसरी एंडोस्पोर्स। लेकिन एंडोस्पोर्स को किल करना या रिमूव करना ज़रूरी नहीं है कि डिसइंफेक्शन प्रोसेस में हो जाए, बिकॉज वो तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में होता है। फ्रॉम इनएनिमेट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और सरफेस है। इनएनिमेट का मतलब है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट, और सरफेस या कोई भी सरफेस हो। कंटेमिनेशन का मतलब है आलूदगी और गंदगी, तो डिकंटेमिनेशन का मतलब हुआ कि गैर आलूदगी या जहाँ पर गंदगी ना हो या साफ़ सुथरा हो। इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और इनएनिमेट सरफेस टू मेक सेफ टू हैंडल। तो इस प्रोसेस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब डिकंटेमिनेट करते हैं तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट किसी रिस्क के।
डिफरेंशिएट बिटवीन द डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। क्या फ़र्क है डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में? हमने पहले स्लाइड में पहला कि डिसइंफेक्शन का मतलब है कि हम सिर्फ रिमूव करते हैं, और स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि हम किल भी करते हैं, रिमूव भी करते हैं, और इसके साथ डीएक्टिवेट भी करते हैं, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर नहीं रह सकता स्टेरिलाइजेशन के बाद। ओके जी, यहाँ पर पढ़ते हैं कि डिसइंफेक्शन क्या है। इज द एलिमिनेशन ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउएवर द प्रोसेस इज नॉट इफेक्टिव इन द केस ऑफ वेजिटेटिव स्पोर्स। हम इसमें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इनकी जो डिजीज काज करने वाले हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लेकिन वेजिटेटिव स्पोर या बैक्टीरियल स्पोर या एंडोस्पोर्स को रिमूव करने में ये प्रोसेस नाकाम रहता है। स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि कंप्लीटली एलिमिनेट करते हैं, रिमूव करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक रीजन्स। तो हम कंप्लीटली, चाहे वो एंडोस्पोर हो, चाहे वो वेजिटेटिव स्पोर हो, तो उनको किल किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो मेनली ये डिफरेंस होता है बिटवीन दिस डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में। डिसइंफेक्शन, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि डिसइंफेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट वो एजेंट होते हैं जिसके ज़रिए हम डिसइंफेक्शन प्रोसेस करते हैं। ओके जी, तो वो एजेंट डिसइंफेक्टेंट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब सर्जरी के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं या खुराक के लिए हम कोई यूटेंसाइल बर्तन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उनको हम डिसइंफेक्ट करते हैं डिसइंफेक्ट एजेंट के ज़रिए। ओके जी, बट जनरली इज़ टॉक्सिक टू यूज ऑन ह्यूमन टिश्यू, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर या स्किन के ऊपर या हम नहीं खा सकते या पी सकते क्या डिसइंफेक्टेंट एजेंट, यानी कि ये ह्यूमन टिश्यू के लिए बहुत टॉक्सिक होता है, इसलिए हम यूज़ नहीं कर सकते लिविंग थिंग्स के लिए। एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक वो एजेंट होता है दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स बट सेफ टू यूज ऑन ह्यूमन टिश्यू। हम एंटीसेप्टिक को ह्यूमन टिश्यू के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास जो बायोडीन वगैरह होते हैं, लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट है उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सैनिटाइजर्स क्या होता है? अ सैनिटाइजर इज एन एजेंट वो एजेंट होता है दैट रिड्यूस द माइक्रोबियल नंबर्स टू सेफ लेवल्स। तो ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इनहिबिट करते हैं, रिमूव करते हैं माइक्रोबियल्स को और किसी हद तक। जैसे कि हम कोरोना के वायरस में हम क्या इस्तेमाल करते थे? सैनिटाइजर्स, हैंड वॉशिंग के लिए। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी गई है जर्नल टर्म्स में, फिनोलिक्स, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, हेलोजन्स, ये हमारे पास सारे केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। एंटीबायोटिक क्या होती है? इज अ सब्सटेंस ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस सिंथेटिकली टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक हम बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए। और यही एंटीबायोटिक हम किससे हासिल करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, लिविंग थिंग से। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया से, हम बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फिर उन्हीं बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। केमोथेरेपेटिक सिंथेटिक ड्रग्स कौन से ड्रग्स होते हैं? सिंथेटिक केमिकल्स दैट कैन बी यूज थेरेप्यूटिकली। तो सिंथेटिक केमिकल्स वो केमिकल होते हैं जो हम लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, और ये हम थेरेप्यूटिकली ड्रग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ ड्रग, यानी किसी भी डिजीज़ के लिए एज अ कम्बिनेशन ऑफ ड्रग इस्तेमाल करते हैं। सैडल क्या होता है? एज एन एजेंट दैट इज सैडल इन इन्फेक्शन विल किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। सैडल का मतलब है डायरेक्ट किल करना। फॉर एग्जांपल, किसी भी इन्फेक्शन या डिजीज़ किसी ह्यूमन को हुआ है तो हम सैडल एजेंट को यूज़ करते हैं, डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंगस हो। स्टैटिक क्या होते हैं? एजेंट दैट इज स्टैटिक इन एक्शन विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। नाम से ज़ाहिर होता है, स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, यानी कि इनहिबिट करना, स्टॉप करना किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, जहाँ पर भी स्टैटिक आ जाए तो समझ लेना कि ये इनहिबिशन और किसी भी बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म को स्टॉप कर लेती है, डायरेक्ट किल नहीं करती। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट वो एजेंट होते हैं दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स, सेक्लेंडामाइसिन। तो ये हमारे पास कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। बैक्टीरियोसाइड, जहाँ पर साइडल आ जाए तो मतलब डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करना है। एजेंट दैट किल द बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल एमिनोग्लाइकोसाइड, बीटा लैक्टेम एंड इसके अलावा फ्लोरोक्विनोलोन्स एटसेट्रा। तो ये कुछ एंटीबायोटिक है जो डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल करते हैं।
जर्मिसाइड इन एजेंट दैट किल सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिज्म जर्म्स, तो ये जर्म्स को या किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने की एबिलिटी रख सकती है। वायरोसाइड का मतलब है किसी भी वायरस को इनहिबिट करती है या इनएक्टिवेट करती है या डायरेक्ट किल कर सकती है। फंगिसाइड का मतलब है कोई भी एजेंट दैट किल द फंगस, फंजाई को किल करती है। और स्पोरोसाइड दैट किल द बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स एंड फंगल स्पोर, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि सोडियम ClO, तो ये हमारे पास स्पोरोसाइड है। तो कुछ यहाँ पर कुछ टर्म हैं आप लोगों को याद रखने चाहिए। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स को याद रखने के लिए दो फार्मूले हैं। नंबर 1 बैंक क्यू RIP एंड MS कॉल्ट, ये दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं। बैंक क्यू RIP में क्या आता है? B बीटा लैक्टेम्स, A एमिनोग्लाइकोसाइड, N नाइट्रोग्लोमेडाजोल एंड G ग्लाइकोपेप्टाइड्स एंड Q क्वाइनोलोन्स एंड R रेम्पाम्पिसिन एंड P पोलोमाइक्सिन। तो ये आपने याद रखना है बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक के हवाले से। और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक कौन से होते हैं? MS कॉल्ड, MS मैक्रोलेट्स, S सल्फोनामेड्स एंड क्लोरोम्फेनिकोल, ऑक्सीडोजाइनोल, लिंकेनोसामाइड एंड टेट्रासाइक्लिन्स। तो ये हमारे पास दो फार्मूले आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आ सकता है कि कौन से बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है और कौन से बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। मेथड्स ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल, यहाँ पर कुछ मेथड है जिसके ज़रिए हम माइक्रोबियल को कंट्रोल करते हैं। वो है हमारे पास पहला जो इम्पोर्टेंट, जो आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो है फिजिकल मेथड या फिजिकल एजेंट्स। दूसरा आता है केमिकल एजेंट, तीसरा आता है मैकेनिकल रिमूवल मेथड और चौथा आता है बायोलॉजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में मज़ीद हमारे पास हीट के ज़रिए या रेडिएशन के ज़रिए माइक्रोब्स को किल करते हैं। फॉर एग्जांपल हीट के ज़रिए, फिर ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट, और ड्राई हीट में फिर मज़ीद इंसर्सेशन एंड ड्राई ओन्स के ज़रिए स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मॉइस्ट हीट के ज़रिए हम स्टीम अंडर द प्रेशर स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, या बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर पास्चुरेशन, जिसमें हम डिसइंफेक्शन प्रोसेस करते हैं। रेडिएशन के ज़रिए हम आयनाइजेशन प्रोसेस करते हैं, या नॉन आयनाइजेशन मेथड के ज़रिए, या एक्सरे के तौर, गेमा रेस या अल्ट्रावायलेट रेस के ज़रिए। तो ये सारे जो प्रोसेस है अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। केमिकल एजेंट में हम क्या क्या पढ़ते हैं? गैसेस में फिर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है और दूसरा डिसइंफेक्शन प्रोसेस। इसके अलावा लिक्विड में भी गैसेस, केमिकल एजेंट में लिक्विड की शक्ल में भी हम माइक्रोब को किल कर सकते हैं, जिसमें इनएनिमेट लिविंग फॉर्म या इनएनिमेट नॉन लिविंग फॉर्म को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम अभी आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके जी, फिजिकल मेथड को डिटेल में पढ़ने से पहले यहाँ पर एक डायग्राम इन्होंने ड्रा किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि फिजिकल मेथड में हीट आता है और रेडिएशन आता है और फिल्ट्रेशन आता है। फिर मज़ीद हीट किन चीज़ों के ज़रिए देते हैं? ड्राई हीट में रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसर्सेशन एंड हॉट एयर ओवन आता है। और मॉइस्ट हीट में फिर टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री, टेम्परेचर 100 डिग्री, टेम्परेचर अबोव 100 डिग्री। फिर रेडिएशन आता है। रेडिएशन में हम एक नॉन आयनाइजिंग के ज़रिए फिल्ट्रेशन करते हैं, स्टेरिलाइजेशन करते हैं, या आयनाइजेशन के ज़रिए। नॉन आयनाइजिंग में इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेज इस्तेमाल होते हैं, और आयनाइजिंग में एक्स रेज एंड गामा रेज इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में डीप फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर एंड एयर फिल्टर आता है। आइए इन सारे डायग्राम वाले इन पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन। फिजिकल मेथड को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैंने आगे जो स्लाइड पढ़ने वाले हैं उनका एक समरी लिखा है। जी हाँ, पहले हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर में फिर हम मज़ीद हाई टेम्परेचर कैटेगरी एंड लो टेम्परेचर कैटेगरी को पढ़ने वाले हैं। हाई टेम्परेचर के कैटेगरी में फिर हमारे पास मज़ीद 3 हीट आते हैं, एक मॉइस्ट हीट, दूसरा ड्राई हीट और तीसरा पास्चुराइजेशन प्रोसेस है। मॉइस्ट हीट को फिर मज़ीद इन्होंने सब कैटेगराइज किया गया, जिसमें हमारे पास बॉइलिंग वाटर एंड ऑटोक्लेविंग आता है। और ड्राई हीट को फिर मज़ीद क्लासीफाई किया है, जिसमें हॉट एयर, स्टेरिलाइजिंग एंड इंसिनरेशन आता है। उसके बाद पास्चुराइजेशन 3rd नंबर पर आता है। लो टेम्परेचर कैटेगरी में हमारे पास रेफ्रिजरेटर आता है एंड बी नंबर पर डिसइंसेक्शन आता है। उसके बाद इन्होंने 2 नंबर पर डिसइंसेक्शन प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। डिसइंसेक्शन प्रोसेस में क्या होता है सिंपल इन्होंने डिफाइन किया है। और फिर हमारे पास 3rd रेडिएशन कैटेगरी आती है। आगे स्लाइड में रेडिएशन कैटेगरी में फिर इन्होंने मज़ीद कैटेगराइज किया गया है आयनाइजेशन रेडिएशन को, इन अल्ट्रावायलेट और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन को। तो इन सारी टर्म को हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फिजिकल मेथड से। द मेथड विच आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और रिमूव द माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय मींस ऑफ फिजिकल थिंग्स आर नोन एज फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड वो मेथड है जिसमें हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं
फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड से मुराद किस तरह, चाहे वो टेम्परेचर से हो या रेडिएशन के ज़रिए हो या रेफ्रिजरेटर के ज़रिए या डिस्ट्रक्शन के ज़रिए हो, तो इन सारे प्रोसेस या एग्जाम्पलों को हम फिजिकल मेथड कहते हैं। तो आइए वन बाय वन पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म हैव अ मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ। कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत कम टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं, अपनी ज़िंदगी रिप्रोडक्शन करते हैं, और कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो ख़ास टेम्परेचर पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, और कुछ इस तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करती है। टेम्परेचर बिलो द मिनिमम यूजुअली हैव अ स्टैटिक एक्शन ऑन द माइक्रोऑर्गेनिज्म। हाँ, ज़्यादातर माइक्रोऑर्गेनिज्म इस तरह के होते हैं कि अगर आप उन्हें कम टेम्परेचर मुहैया करें तो फिर उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और स्टैटिकली यानी कि रेस्ट हालत में चली जाती है। दे इनहिबिट द माइक्रोबियल ग्रोथ बाय स्लोइंग डाउन द मेटाबॉलिज्म बट डू नॉट नेसेसरी किल द ऑर्गेनिज्म। हाँ, कम टेम्परेचर पर उनकी जो ग्रोथ है वो कम होती जाती है, स्लो होती जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि वो उसको मतलब वो किल हो सके या वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सके। टेम्परेचर अबव द मैक्सिमम यूजुअली हैव अ साइडल एक्शंस। हाँ, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है। सेंस द डिनेचर द माइक्रोबियल एंजाइम एंड अदर प्रोटीन्स। हाँ, बिकॉज अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो उनकी जो एंजाइम एक्टिविटी है या प्रोटीन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टॉप हो जाती है, ख़त्म, डिनेचर हो जाती है। टेम्परेचर इज़ अ वेरी कॉमन एंड इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टेम्परेचर बहुत ही एक अच्छा फैक्टर है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को कंट्रोल करने में, यानी कि उसे किल भी कर सकती है, ग्रोथ भी स्लो करवा सकती है या ग्रोथ भी इंक्रीज़ कर सकती है। तो टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। यहाँ हमारे पास कुछ खास टेम्परेचर रिलेटेड टर्म हैं जिन्हें याद करना, अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से कई एमसीक्यूज आ सकते हैं कि व्हाट इज़ DTP, व्हाट इज़ DTT, व्हाट इज़ TRD। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ऑल द बैक्टीरिया इन अ लिक्विड कल्चर आर किल्ड विद इन 10 मिनट। सबसे कम वो टेम्परेचर जब हम किसी भी लिक्विड को ले और उसमें बैक्टीरिया डालें और विद इन 10 मिनट उस बैक्टीरिया को लिक्विड में किल करें तो उसे हम थर्मल टेम्परेचर यानी डेथ पॉइंट कहते हैं, TDP। थर्मल डेथ टाइम किसे कहते हैं? द टाइम रिक्वायर्ड टू किल ऑल द बैक्टीरिया। हमारे पास वो टाइम जो सारे बैक्टीरिया को किल करते हैं इन लिक्विड में एट अ गिवन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर, तो उस टाइम को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड थर्मल डेथ टाइम। इसके अलावा डेसिमल रिडक्शन टाइम हमारे पास क्या है? द टाइम रिक्वायर, हमारे पास वो टाइम टू किल 90% ऑफ द बैक्टीरिया इन अ लिक्विड कल्चर एट अ गिवन टेम्परेचर। एक ख़ास टेम्परेचर पर अगर हमारे पास किसी भी लिक्विड में 90% बैक्टीरिया को किल किया जाए उस टाइम को क्या कहते हैं? डेसिमल रिडक्शन टाइम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। TDP, TDT एंड DRT, ये टर्म आप लोगों को ज़रूर याद रखनी चाहिए और यहाँ पर 90% आप लोगों को याद रखना चाहिए। अभी हम पढ़ने वाले हैं हाई टेम्परेचर को। हाई टेम्परेचर में फिर हम मज़ीद मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट को पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हाई टेम्परेचर से। वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन जनरली बी किल्ड एट टेम्परेचर फ्रॉम 50 डिग्री टू 70 डिग्री विद मॉइस्ट हीट। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मॉइस्ट हीट को देने के बाद कितने टेम्परेचर पर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं। तो वेजिटेटिव मैकेनिज्म को किल करने के लिए जो मॉइस्ट हीट रिक्वायर होती है वो है 50 डिग्री टू 70 डिग्री। मॉइस्ट हीट से मुराद लिक्विड कंटेनिंग हीट यानी कि बॉयलिंग की शक्ल में या स्टीम की शक्ल में। बैक्टीरिया एंड स्पोर्स हाउएवर आर वेरी रेजिस्टेंट टू हीट एंड एक्सटेंडेड एक्सपोजर टू मच हायर टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर देयर डिस्ट्रक्शन। चूँकि बैक्टीरियल एंडोस्पोर बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं टेम्परेचर को, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होती है उनको किल करने के लिए। हाई टेम्परेचर में भी अप्लाइड इज आइदर मॉइस्ट और ड्राई हीट। हाई टेम्परेचर हम किस शक्ल में दे सकते हैं किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए? मॉइस्ट हीट की शक्ल में एंड ड्राई हीट की शक्ल में। तो आइए मॉइस्ट हीट को पहले पढ़ते हैं। मॉइस्ट हीट इज़ जनरली मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मॉइस्ट हीट इज़ मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट ज़्यादा असर यानी ज़्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है कंपेयर टू ड्राई हीट। अभी हम आगे ड्राई हीट को भी पढ़ने वाले हैं।
for the killing microorganism because of its ability to penetrate the microbial cell, because moist heat penetrate अंदर जाते हैं, लिक्विड जो होता है सेल के अंदर जाता है, तो इसलिए हमारे पास सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। मॉइस्ट हीट किल माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय डोनेटिंग देयर प्रोटीन। मॉइस्ट हीट किस तरह माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करता है? बाय डोनेटिंग देयर प्रोटीन, उसके प्रोटीन को कोगुलेट करता है, डिनेचर करता है, यानी कि मेल्ट करता है। causes protein and enzyme to lose their 3-dimensional function shape, जिसकी वजह से प्रोटीन और एंजाइम का जो किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है उसको डिनेचर करता है या उसकी शेप को चेंज करता है। इट इज़ आल्सो मेल लिपिड इन साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। ये जो बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म में जो लिपिड होते हैं उनको भी मेल्ट कर सकता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके फिर 2 टाइप से एग्जाम्पल है, बॉइलिंग वाटर और ऑटोक्लेविंग। तो मॉइस्ट हीट हम 2 तरीक़ों से दे सकते हैं, एक बॉइलिंग वाटर की शक्ल में और दूसरा ऑटोक्लेविंग की शक्ल में। तो आइए पढ़ते हैं बॉइलिंग वाटर की शक्ल में। बॉइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ लिक्विड इनटू वेपर एंड फॉर अ सर्टेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग हैपन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक ख़ास टेम्परेचर के साथ जब हम किसी भी वाटर को टेम्परेचर देते हैं तो फिर वो वाटर जो लिक्विड्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू वेपर्स। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? बॉइलिंग वाटर। Boiling happens because molecule of the water or any liquid literally gain enough kinetic energy to lose their intermolecular force that exists in the liquids। चूँकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो जब भी हम एनर्जी देते हैं तो फिर वही काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, तो उस वजह से जो लिक्विड की शक्ल कन्वर्ट होती है लिक्विड से वेपर की शक्ल में, यानी गैसियस स्टेट में। बॉइलिंग वाटर यानी जो 100 डिग्री पर होता है विल जनरली किल वेजिटेटिव सेल आफ्टर अबाउट 10 मिनट ऑफ द एक्सपोजर। जब हम किसी भी वाटर को 100 डिग्री तक बॉयल करते हैं और वो भी 10 मिनट तक, तो फिर उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वेजिटेटिव सेल होते हैं वो कम्प्लीटली किल हो जाते हैं। However, certain viruses such as hepatitis virus may survive exposure to boiling water for 30 minutes। लेकिन कुछ और माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा वायरस? हेपेटाइटिस वायरस। अगर हम 30 मिनट तक भी बॉयल करें तब भी वो किल नहीं होते, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करती है टेम्परेचर को। एंड एंडोस्पोर्स ऑफ द सडन क्लोस्ट्रीडियम एंड बेसिलस स्पीशीज में सर्वाइव इवन हॉर ऑफ द बॉइलिंग। हाँ, कुछ एंडोस्पोर्स भी होते हैं। एंडोस्पोर्स जो बैक्टीरिया के एंडोस्पोर होते हैं तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं टेम्परेचर को। ऑटोक्लेविंग हमारे पास सेकंड मेथड है मॉइस्ट हीट देने का, और इसमें हम क्या करते हैं, एक डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं जिसे हम ऑटोक्लेविंग मशीन भी कहते हैं। प्रेशर कुकर की तरह एक डिवाइस होता है जिसमें हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी यूटेंसिल को रखते हैं अंदर ताकि हम स्टेरिलाइज कर सकें उन्हें कम्प्लीटली। तो ऑटोक्लेविंग एम्प्लॉयज अ स्टीम अंडर द प्रेशर। ये अंडर द प्रेशर काम करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टीम एंड अंडर द प्रेशर यानी कि इसमें स्टीम जनरेट होता है एक ख़ास प्रेशर के साथ, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आ सकते हैं। वाटर नॉर्मली बॉयल एट 100 डिग्री, हाउएवर व्हेन पुट अंडर द प्रेशर वाटर बॉयल एट हायर टेम्परेचर। हाँ, वाटर 100 डिग्री तक बॉयल करता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा प्रेशर प्रोवाइड करें, जैसे कि यहाँ एक प्रेशर कुकर की तरह एक डिवाइस है, तो फिर ये इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाती है 121 डिग्री तक। During autoclaving, the material to be sterilized are placed 15 pounds per square inch of the pressure in a pressure cooker type of the apparatus। तो प्रेशर कुकर की तरह एक मशीन में हम जब यूटेंसिल रखते हैं तो कितने प्रेशर के साथ? 15 पाउंड पर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आ सकता है कि ऑटोक्लेविंग मशीन में हम कितना प्रेशर रखते हैं? 15 पाउंड्स पर स्क्वायर। ये प्रेशर का यूनिट है पाउंड्स। तो ये आपने याद रखना है कि हम एपरेटस में 15 पाउंड्स पर स्क्वायर एपरेटस तक प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उसके बॉयल पॉइंट बढ़ जाता है। व्हेन प्लेस अंडर द 15 पाउंड पर प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज राइज टू 121 डिग्री। तो जब हम 15 पाउंड प्रेशर देते हैं इस प्रेशर कुकर में, तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ जाता है 100 से 121 डिग्री तक। अ टेम्परेचर सफिशिएंट टू किल द बैक्टीरिया एंडोस्पोर। तो फिर यही टेम्परेचर काफ़ी होता है किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए उस डिवाइस में। ऑटोक्लेविंग इज साइडल फॉर बोथ द वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म एंड एंडोस्पोर्स। तो ऑटोक्लेविंग जो प्रोसेस है ये किल करने का तरीका है बोथ फॉर द वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म एंड एंडोस्पोर का। तो दोनों ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है।
इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड स्टरलाइजेशन फॉर द मटेरियल बाय हीट। तो ये हमारे पास मोस्ट कॉमन मेथड है स्टरलाइजेशन प्रोसेस का, जिसमें हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं थ्रू प्रॉपर तरीके से। ओके जी, हमारे पास है सेकंड नंबर पर मॉइस्ट हीट के बाद ड्राई हीट आता है। ड्राई हीट